नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया, आनंद में हो? तो जो इंतज़ार था वो बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। और इंडियन इकोनॉमी अब कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे, नए अंदाज में पढ़ेंगे। मैं क्या लगा, मैं बैठा था तो बस ऐसे ही 2 महीने जो मुझे रेस्ट मिला उसमें मैंने 4-5 सब्जेक्टों को जितना हो सका उतना सुधारने की कोशिश की। और अब आपको एक नए कंटेंट, एक नए तरीके से, नए प्रेजेंटेशन के साथ जो है वो पढ़ना पड़ेगा, है ना? आज तो गुरुजी पसीने काट दिए किए भाई। ज़्यादा क्लासे हो गई है आज। आप पीपीटी इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवाएं? नहीं आर्यन जी, हम महीने 1.5 महीने में जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करवा रहे हैं। जब तक सब्जेक्ट पूरा होगा तब आपको इंग्लिश में पीडीएफ ही मिल जाएगी। एक बार स्टार्टिंग फेज है, सबको बोला हुआ है, तो मैं आपको टर्म्स बता दूंगा, दिक्कत नहीं आने दूंगा। फिर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने मैक्सिमम आने, फिर पूरा सबकी इंग्लिश में पीडीएफ मिल जाए। सर आज तो बहुत वही सब कम। अब आवाज़ तो भी, मैं भी तो जो है वो अभी करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूँ। करंट अफेयर की क्लास किस किसने ली मार्केट में जुलाई तक? एक बार नहीं, करंट अफेयर की क्लास किस किसने ली? कौन भी कहा? तो अब यही तो बूस्टर एकेडमी है जो आपको 2 मिनट भी रेस्ट नहीं देगी। और सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट या किसी के भी स्टूडेंट अगर सबसे पहले मोटिवेट होकर आरएस प्री की तरफ भाग गया ना, तो वो अपने वाले हैं। मानते हो नहीं? मानते हो या नहीं मानते? कि भाई जो कोई भी जो है वो कहीं पर भी हो, लेकिन अगर सबसे पहले एक्टिव आरएस प्री के अगर कोई स्टूडेंट हुए हैं तो वो कहाँ के हैं? वो बूस्टर एकेडमी के हैं। पढ़ तो वो पहले ही रहे थे, लेकिन अब जो है वो टारगेट डिसाइड कर लिए कि जुलाई लास्ट तक तो सिलेबस खींचना ही है। तैयार हो? ओके। आज तो पुरानी वाली हालत कर दी है। चलो ठीक है भाई, तो स्टार्ट करें। हाँ, और आज आपकी क्लासेस ठीक हुई सारी? आपका खाना हो गया? नहीं, खाना नहीं हुआ। क्लास के बाद में 1 घंटे पहले पढ़ लेते हैं। अब जब रिदम बना हुआ है तो फिर पढ़ लेते हैं। अब धीरे धीरे ऐसे आदत बनेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी आज स्टार्ट कर रहे हैं। कितनी तारीख है आपकी? आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग 16 मई को। आज स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं अपन? 16 मई को स्टार्ट कर रहे हैं और 30 जून तक जो है वो मैं आप लोगों को पूरी करवा दूंगा। और डेली मैं तुम लोगों को जो है वो 1 से 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा। अब एक चीज याद रख लेना, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे केवल इंडियन इकोनॉमी मत मान लेना। ये केवल इंडियन इकोनॉमी नहीं है। मैं इंडियन इकोनॉमी में इतना कुछ कवर करवाता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ आपका जो है वो इंडिया का जो करंट अफेयर है वो, और जो जितनी भी योजना है वो कवर हो जाती है। तो जो यहां से 10-12 क्वेश्चन जो आते हैं उसके साथ साथ 5-7 क्वेश्चन यहां वाले भी कवर हो जाते हैं। तो थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ो। ठीक है? तो सर आप पतले हो गए, हाँ थोड़ा 8 किलो वजन कम हो गया, तो ठीक है। इको के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैठा था फ्री तो मैंने धीरे धीरे सारे जो है टॉपिक तैयार कर लिए हैं। तो ये टॉपिक जैसे आज वाला, इसकी कल सुबह मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा जो कि आपका 3-4 दिन चलेगा। तो उसको आप देख लें, फिर अगला टॉपिक आपको ऐसे ऐसे पीडीएफ मिल जाएगी और लास्ट तक आपको पूरी की पूरी जो है वो एक बुक के रूप में ही पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज आपके जो सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं, रीजनिंग स्टार्ट हुआ, आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट हुआ है, साइंस में जो फिजिक्स स्टार्ट हुई है, और सारी चीजें, सारे टीचर पसंद आ रहे हैं तुम लोगों को? हाँ, पीडीएफ का मत करो, सारी चीजें समझो, धीरे धीरे रहो, आपको सारी चीजें मिलेंगी। बढ़िया प्रिंट निकलवा के लड़ा, जुलाई में तो बुक्स ही आ जाएंगी। तो अभी जितना हो सके पढ़ने पे ध्यान दे, रिवाइज करें, पीडीएफ से जो है वो देखते रहें, रिविजन करते रहें, फिर टेंशन लेने की जरूरत क्या है। हाँ, सब मस्त पढ़ा रहे? बढ़िया, एकदम बेस्ट। ओके, ज्योग्राफी वाली क्लास नए वाले बैच में तो नहीं है? सुरेश सर से सब मंत्र मुग्ध हो सबके सब? चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमी के हम बात करें उससे पहले हमें यह समझना होगा कि इकोनॉमी क्या है। और इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें राजस्थान में जो बहुत सारे स्टूडेंट इससे डरते हैं, लेकिन मैं आपको इस चीज से आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं तुम्हें जैसी इकोनॉमी पढ़ाऊंगा उससे क्वेश्चन तो सारे सही होंगे, बेसिक समझ तो विकसित होगी, लेकिन जब तक पेपर पास में आएगा तब तक तुम अपने मुंह से बोल दोगे कि इकोनॉमिक्स से सरल कोई सब्जेक्ट नहीं है दुनिया में। सबसे सरल सब्जेक्ट कौन सा है?
इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स जब सबसे सरल सब्जेक्ट है तो इसकी बेसिक टर्म्स हमें आनी जरूरी है। आपको बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ ऐसे आनंद आएगा आप लोगों को पढ़ने के अंदर, सब कुछ बहुत अच्छे से मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। बस मेरे को एक ही चीज चाहिए आपसे, कमिटमेंट है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कल याद होना चाहिए। मैं बेसिक हर कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चे का नाम मुझे याद हो जाएगा, पुराने वालों को तो मैं जानता हूं इनको सबको, ठीक है। तो मेरी बस एक ही चीज है, आप लोगों से निवेदन है, हाँ आदि राजस्थान ज्योग्राफी में ही पढ़ाऊंगा, आप और बातों पे चर्चा मत करो, अब केवल और केवल इकोनॉमी चर्चा करेंगे। आज के दिन में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। आपके सिलेबस में बहुत कुछ है, वो हम पूरा कवर करेंगे और सिलेबस को एकदम बेसिक से उठाएंगे। कृषि पढ़ेंगे, उद्योग पढ़ेंगे, सेवा पढ़ेंगे, कर पढ़ेंगे, बजट पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग जो है वो नेशनल इनकम पढ़ेंगे, उसके साथ बजट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है वो गरीबी बेरोजगारी पढ़ेंगे, उसके आगे जब हम लोग चलेंगे तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पढ़ेंगे, फिर बैंकिंग पढ़ेंगे, शेयर मार्केट पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो साथ में नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ निकलवा सकते हैं और मैं आपको ये अपलोड कर दूंगा, फिर बैठ के आराम से लिख लेना। मेरी क्लास में पेन नहीं, केवल और केवल दिमाग चलाओ और याद करो, लिख लिख के रफ कॉपी पे लिख लिख के याद करो। स्टार्ट करूं मैं? सर मेरा एक सवाल आपसे, मेरे आपसे हजारों सवाल होंगे, पर पहले आप सुरेश जी जो है वो 10:30 तक तो जो है वो हिम्मत रखे। मेरी 1 घंटे की अनुमति है भी पढ़ाने की, फिर भी मैं 1.5 घंटे वहां पढ़ा के और 1 घंटे वह आपको पढ़ाऊंगा। कौन कौन तैयार है? 1-2 चीजें पहले से बैच स्टार्ट हो रहा है, और गरीबी बेरोजगारी हम जो है समाप्त कर देंगे लास्ट तक जाते जाते। ये टॉपिक नहीं है, ये चैलेंज है। मैं चैलेंज जो स्वीकार करो और बेरोजगारी खत्म करनी है। 1-2 मेरी शर्तें वो ये, बिना मतलब बार बार जो है वो कमेंट नहीं करें, पढ़ने से संबंधित कमेंट करें, अन्यथा आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये चेतावनी मान लीजिए आप। पढ़ाई से संबंधित जी मर्जी उतने करें, दूसरे सब्जेक्ट के पहले नहीं करें कमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक मैं पूरा समझा नहीं दूं, अपना ज्ञान पहले कमेंट सेक्शन में ना देवे। वो क्यों? क्योंकि पहले आप पूरा समझ लो, उसके बाद अगर कोई समस्या रह जाए तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है क्या। तो अर्थशास्त्र एक पद्धति है जिसमें लोगों द्वारा लोग जो है वो जीविका प्राप्त करते हैं। ये एक विषय है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवा, जो आपकी सर्विस एंड जो आपकी गुड्स है, वस्तु तथा सेवा है, उनका उत्पादन कैसे होगा, उनका वितरण कैसे होगा, उनका उपभोग कैसे होगा, इन सब का अध्ययन करना, ये तो इकोनॉमिक्स है। मान लीजिए आपकी एक फर्म है, तो वहाँ आप कोई पहले कच्चा माल लेकर आएंगे, फिर उस वस्तु का उत्पादन करेंगे, उत्पादन करके आप उपभोक्ता तक पहुँचाएंगे, फिर उपभोक्ता जो है उसका उपभोग करेगा, उपभोग करने के बाद में फीडबैक देगा और लिखेगा कि जी बहुत ही बढ़िया बैच है ना। यही जैसे मैं आपको अभी दे रहा हूँ वो क्या है, प्रोडक्ट है, और उसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो सर्विस है, और वो सर्विस क्या है कि मैं आप लोगों को आरएस की तैयारी करवा रहा हूं। तो यहां पे पहले कंटेंट को बनाना, उसके बाद में आप लोगों को पढ़ाना, पढ़ाने के बाद में आपको याद करवाना, फिर आपका रिवीजन करवाना, टेस्ट देना, ये सारी प्रोसेस क्या है, ये इकोनॉमिक्स, ठीक है। श्योर? आगे बात करें। कीर्ति जी अभी मैंने बताया आप लोगों को, पहले मैं जाते टाइम सारे डाउट आपको ले लेंगे। निशा जी एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है, आप थोड़ा संयम रखें, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो क्या याद होगा आप लोगों को? इकोनॉमिक्स क्या है? वस्तु तथा सेवा के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करना इकोनॉमिक्स है। ये बेसिक आप लोगों को पता चल गया। सर मुझे स्कूल वाली फीलिंग आ रही है, तो स्कूल देखो मैं आपको 5वें गियर में भी ले जाऊंगा, 6ठे गियर में भी ले जाऊंगा, लेकिन बेसिक से तो स्टार्ट करें। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे तो अवधारणा चल रही है जो बदल भी रही है। पहले हम इसे धन का विज्ञान कहते थे, धीरे धीरे आगे चले तो हम इसे और किसी चीज का विज्ञान भी कहने लगे। तो पहले समझें, जो अर्थशास्त्री जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है वो एडम स्मिथ है। उनकी किताब थी, और किताब क्या थी? वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस। इन्होंने पहली बार कहा था कि क्या अपने अपने देश में व्यापार कर रहे हो? तो फिर किसी ने कहा अपने अपने में करते हैं ना, दूसरे देश के साथ करेंगे तो घाटा हो जाएगा। उन्होंने कहा घाटा वाटा कुछ नहीं होगा, जो तुम्हारे पास नहीं है वो दूसरे देश से मंगाओ, जो तुम्हारे पास है उसका इतना उत्पादन करो कि उससे बहुत सारा पैसा कमा लो। तो इन्होंने मुक्त व्यापार के बारे में बताया। और जब ब्रिटेन अमेरिका के साथ व्यापार किया करता था, तो ब्रिटेन का अमेरिका जो एक उपनिवेश हुआ करता था। जब अमेरिका आजाद हो गया और ब्रिटेन ने जब अमेरिका के साथ व्यापार किया, तो अमेरिका को पता चला कि इसको पहले गुलाम बना के रख रहे थे, तब तो घाटा लग रहा था, इतनी सेना लगा रखी, इतनी मशीनरी लगा रखी, और जब इससे व्यापार किया, इससे मुक्त व्यापार किया, इनके लोगों को जब चीजें बेची, तब तो फायदा हो रहा है।
तो एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में कहा कि इकोनॉमिक्स जो है साइंस ऑफ धन, मनी, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है कि अर्थशास्त्र जो है वो धन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी पदार्थ है, उन सब का अध्ययन है, उन सब का अध्ययन है। आई बात समझ में? अब चलते हैं आगे, धीरे धीरे पता चलेगा। तो लेकिन क्या धन का ही विज्ञान है क्या अर्थशास्त्र? आप बताओ मेरे को। तैयार है? तैयार हो तो फिर टेंशन मत लो, बढ़िया जी लगा के पढ़ो। बस मेरा आप लोगों से ये पूछना है, क्या अर्थशास्त्र, आप भी अपनी तरफ से क्लास के अंदर जो है थोड़ा जुड़े रहे, क्या धन ही सब कुछ है क्या इकोनॉमिक्स में? मुझे तो आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि अर्थशास्त्र धन का ही विज्ञान है या इससे कुछ आगे भी है? क्या धन से ही काम चल जाता है? तो धीरे धीरे इस डेफिनेशंस को आगे बढ़ाया गया। केवल धन के विज्ञान, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, यही इकोनॉमिक्स नहीं है, यही इकोनॉमिक्स नहीं है। अगर यही इकोनॉमिक्स है तो फिर तो बाद में मजदूरों पर अत्याचार करो, ज्यादा उत्पादन करवाओ, और उत्पादन करवा के फिर ज्यादा से ज्यादा जो है वो दोस्तों धन कमाओ, ये नहीं है। अगर धन का विज्ञानी हो तो फिर तो आपने कोर्स ले लिया, मैं रिकॉर्डेड क्लास भी डाल दूं, ठीक है, तो फिर क्या है, आप लोगों ने पढ़ लिया, वन वे कम्युनिकेशन हो, कोई मतलब ही नहीं है। केवल धन का विज्ञान नहीं है, आपके कल्याण की भी बात है, आपके रिवीजन की भी बात है, आपके सिलेक्शन की भी बात है। प्रोडक्ट तो आपने सब्सक्रिप्शन लिया, एडमिशन लिया, वहीं से ही कंप्लीट हो गया, लेकिन उससे आगे भी कुछ है ना। तो इस डेफिनेशन को फिर धीरे धीरे जब समय बीता तो धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के आसपास जो है अर्थव्यवस्था को जो है वो दोस्तों क्या कहा गया? कल्याण का विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया? द साइंस ऑफ वेलफेयर। क्या कहा गया? साइंस ऑफ वेलफेयर। इसे कल्याण के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया, क्योंकि हम वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने से रोजगार मिलता है और व्यक्तियों को जो है वस्तु और सेवा मिलती है। तो इधर जो है मजदूर का भी कल्याण हो रहा है और जिसको वस्तु और सेवा चाहिए उसका भी कल्याण हो रहा है ना। कल्याण का विज्ञान कहा गया, साइंस ऑफ वेलफेयर बताया गया, क्योंकि धीरे धीरे डेफिनेशन चेंज होने लगी और हमें पता चलने लगा कि केवल धन का विज्ञान नहीं है, इससे आगे भी चलना चाहिए। 20वीं शताब्दी के अंदर जो है वो सभी देशों ने ध्यान दिया, तो केवल इस चीज पे ध्यान दिया कि हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है, ज्यादा से ज्यादा सरकार की भूमिका तेज हो गई, तो इसे जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है वो दोस्तों जो है विज्ञान कहा गया। केवल ग्रोथ नहीं, ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी, केवल ग्रोथ नहीं, ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी। तो पहले से साइंस ऑफ मनी कह रहे हैं आप लोग, वेल्थ कह रहे हैं, साइंस ऑफ वेल्थ कह रहे हैं, फिर इसे साइंस ऑफ वेलफेयर कह रहे हैं। लेकिन 20वीं शताब्दी आते तक हमें यह समझ में आ गया, और हमें क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि आर्थिक संवृद्धि तो एक चीज है, आर्थिक संवृद्धि, इकोनॉमिक संवृद्धि तो इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक संवृद्धि तो इंपॉर्टेंट है, जैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, आर्थिक विकास भी जरूरी है। तो किसी ने पूछ लिया कि जी आर्थिक विकास क्या होता है? संवृद्धि है वही विकास हो गया, फिर विकास अलग कैसे हुआ? डेवलपमेंट को भी हमने वैल्यू देनी स्टार्ट की। पूछ लिया किसी ने, तो बताया किसी भले मानस ने कि वस्तु और सेवा का उत्पादन करो। वस्तु और सेवा का, मान लो तुम्हारी फैक्ट्री है या देश है, देश में जितना उत्पादन हुआ तो उसे हम बोल देते हैं अपनी भाषा में जीडीपी, मतलब वस्तु तथा सेवा के उत्पादन के मूल्य को हम लोग क्या बोल देते हैं? जीडीपी। तो लोग कहने लगते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनके उत्पादन में वृद्धि हो रही है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। बढ़िया बात है, जायज बात है। देश की जीडीपी में वृद्धि हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जायज बात है भाई, हो रही है जीडीपी में वृद्धि। देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो क्या आंकड़ों से देश चल जाता है क्या? केवल इस वृद्धि से ही काम चल जाएगा क्या? क्या आंकड़ों से देश चल जाएगा क्या? नहीं, केवल इससे नहीं चलेगा। इसके अलावा हमें कुछ और पहलुओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो और पहलू क्या है? मैंने कहा था ना, तुम जब वापस मुझसे मिलोगे तो तुम्हें 2.0 दिखेगा। हाँ, हर सब्जेक्ट में तुम्हें दिखेगा, क्योंकि मैं 2.5 महीने पढ़ा नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं बेड पर लेटे लेटे मैंने इतना कंटेंट तैयार किया है कि तुम्हें खुद को लगने लग जाएगा कि अब हम कुछ नया अलग पढ़ रहे हैं, और अप्रोच जो है वो अब लोगों से ज़्यादा नहीं तो 1-2 साल आगे जा चुकी है। कंटेंट में इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। अब केवल और केवल वस्तु सेवा उत्पादन क्लास में जो है ना 2 वे कम्युनिकेशन,
साथ में जो है वो बने रहें और जो है बताते रहे। एक बढ़िया आदमी जल्दी कोई चीज बढ़िया सुनावा जब सागे हुंकारा भी मार बोलो है ना, तो अठिन ध्यान दो। तो आपन कहीं याद रखना, केवल इससे काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ देश के लोगों के पास शिक्षा भी पहुंचे, देश के लोगों के पास स्वास्थ्य भी पहुंचे, स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी हो, ग्रामीण विकास भी सुनिश्चित हो, ग्रामीण विकास भी सुनिश्चित हो, आर्थिक असमानता को कम किया जाए, असमानता को कम किया जाए, और इन सब का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है क्या, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हम इन सबके साथ साथ ये देखने लग जाएं कि क्या लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, क्या लोगों को शिक्षा मिल रही है, क्या लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, क्या गांवों का विकास सुनिश्चित हो रहा है, क्या शहरों का सही विकास हो रहा है, क्या जो है वो दोस्तों असमानता कम हो रही है, क्या समाज के वंचित वर्ग को लाभ मिल रहा है, तो हम जो इसे क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास बोलते हैं। आर्थिक विकास है बोलते हैं, हमेशा याद रखना। मानव विकास और पढ़ेंगे और उसके अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जहां हम जीवन प्रत्याशा से आगे चल के शैक्षणिक वर्षों पे चले जाते हैं, स्किल के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो अब जो वेल्थ ऑफ, जो आपका वेल्थ ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ था, वो फिर बाद में साइंस ऑफ वेलफेयर बना, और फिर हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? संवर्धी तथा विकास का विज्ञान है, द साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जायज बात है, ये इतना तो हुआ। तो फिर बाद में आगे क्या हुआ? अब धीरे धीरे हमें यह भी समझ में आने लग गया कि अब ये समझ में आने लग गया है कि ठीक है कमाओ खाओ, लेकिन इतने अंधे भी मत हो जाओ कि अगली पीढ़ी के लिए केवल और केवल प्रदूषण छोड़ के जाओ। मतलब ग्रोथ इतनी भी नहीं करनी कि अगली पीढ़ी को केवल और केवल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड दे के जाओ, जितने संसाधन है वो पूरे खत्म करके जाओ, इतना भी कमा के इतना भी मत उड़ाओ, और इतना भी संसाधनों का दोहन मत करो। इकोनॉमिक्स में उतना ही उत्पादन करें जितनी जो है वो मांग है। तो अब धीरे धीरे हम भावी पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम संसाधनों का उपयोग तो ले, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचने चाहिए, अगली पीढ़ी के लिए भी ऑक्सीजन बचनी चाहिए, अगली पीढ़ी के लिए भी ये पर्यावरण बचना चाहिए, जंगल बचने चाहिए, जमीन बचनी चाहिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम जो है वो इसे बोल रहे हैं साइंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास। साइंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास। इट मींस मतलब क्या हुआ? धारणीय विकास का विज्ञान कहते हैं, मतलब हम अभी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन भी करें, उपभोग भी करें, वितरण भी करें, लेकिन भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचें। ये बात है इकोनॉमिक्स की, ये बात है इकोनॉमिक्स। ये मतलब अभी केवल डेफिनेशन बताइए, अब टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स में चलेंगे। तो बेसिकली एक दिमाग में समझ विकसित हुई। नहीं तो अभी मैं तुम लोगों को हाथों हाथ दड़ा दड़, ये बैंक खुला, ये वो वार वो वार, अच्छे से पढ़ना है तुम्हें कि कभी चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, कभी कोई समस्या ही नहीं रहे, कभी कोई समस्या। थोड़ा दिमाग में सेट हो रही है इकोनॉमिक्स, पता चल रहा है, थोड़ा रिदम बन रहा है, तुम लोगों का रिदम बन रहा है तो करते हैं आगे। अब इम कोई मत कर दिया गुरु जी समझ में को नहीं, इम तो कोई समझाए कौन तो, और तो स्टार्ट हुए हैं। अब कभी कभी हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? बैठे रहते हैं, जाके तुम ये थोड़ी बोल सकते हो अगले को कि जी ये तो सिलेबस में नहीं है, तो अगला बोलेगा देवता इसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है, और ये जो इसने किताब लिख रखी है ये सिलेबस में नहीं है, तो फिर तुम्हारा सिलेबस कैसे बना? फिर तुम्हारा सिलेबस कैसे बना? तो हमें बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए कि एडम स्मिथ को हम वेल्थ ऑफ नेशन, उनकी किताब थी जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो जो धन का विज्ञान था वो कल्याण का विज्ञान बना, मनुष्य ने थोड़ी बुद्धि का प्रयोग किया तो वो ग्रोथ और डेवलपमेंट का विज्ञान बना, और आज हम उसे हमें धारणीय विकास का विज्ञान भी कहते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब हम लोग बात करते हैं, जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की होती है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक माइक्रो एक मैक्रो। हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है दोस्तों? आपकी समष्टि अर्थशास्त्र। हमारे सिलेबस में क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पता होनी चाहिए ना, माइक्रो और मैक्रो का अंतर भी पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। नोट करना है या पीडीएफ निकलवानी है? कविता जी जो आपकी इच्छा करे, अगर आपको लगे कि ये सुंदर सा नक्शा आप अभी बना सकते हैं, है ना, तो आप अभी बना लीजिए। साथ के साथ आपको लगे कि आप ऐसे करके ये बना के ये
एक लट्टू सा लगा के ऐसे व्यष्टि अर्थशास्त्र लगा सकते हैं, ये येलो कलर की यहाँ पे तीर लगा के समष्टि अर्थशास्त्र कर सकते हैं। तो आप कहें तो हम रुक जाएं, आपको जितना समय लगे आप कोड़ना चाहें उतने चित्र कोड़ लें, और तो क्या करें, है ना। इकोनॉमिक्स के साथ साथ हमें आधारभूत ज्ञान का भी ध्यान रखना है। आपको अगर लगे तो आप सुंदर सी ये किताब बनाना चाहें, द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, तो भी आप जो है वो कर सकते हैं। तो मैं आपको मना नहीं करूं, पर बेसिक बात ये है कि आप लिखने चाहे तो लिख सकते हैं, और अगर आप एकदम बेसिक बढ़िया सुंदर सुंदर जो है वो PDF का प्रिंट निकलवा के लाए तो भी बढ़िया है। तो बुक तो अभी जो है वो आई नहीं है, आपको PDF आपको मैं जो है वो सुबह छोटे मोटे करेक्शन करवा के A4 साइज में दे दूंगा, 15-20 पेज निकलेंगे, देखते रहना, फिर अगले टॉपिक की दे दूंगा। नहीं नहीं, कोई गलत कमेंट नहीं है, ऐसे नहीं आएंगे तो फिर हम बोझिल हो जाएंगे ना। नहीं, इकोनॉमिक्स को हमें जीवंत करना है, एक साथ अपलोड नहीं होगी, अभी जो है वो एक एक टॉपिक होगा। हाँ, उनमें थोड़ा थोड़ा लिख लो मंजू जी, ठीक है। इंडिया का मैप बनाना सिखा दिया तुम्हें सुरेश सर ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बागे, चलो माहौल बनाए रखो, याद करो साके, मैं तो आधे 1 घंटे और पढ़ाऊंगा, थोड़ा देख लो आगे। अब आगे बात करा अर्थव्यवस्था के बारे में। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, और हाँ, मार्केट में बुक आने से पहले पहले इकोनॉमिक्स पूरी हो जाए, पहले तुम्हारा ही है क्या, बढ़िया पढ़ो। अब बात करते हैं, एक माइक्रो होती है और मैक्रो होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है, इसे हम सूक्ष्म स्तर पर, माइक्रो लेवल पर अर्थशास्त्र का अध्ययन करें तो इसे हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। मतलब सूक्ष्म स्तर के ऊपर है, अगर हम लोग जो अर्थशास्त्र का अध्ययन करें तो इसे हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। मतलब इसमें हम अर्थव्यवस्था की एक इकाई या उस इकाई के किसी भाग के रूप में जो है ना, उसका जो हम उसके छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग। देखो अभी शुरुआत है, तुम लोग थोड़े दिन पढ़ोगे तो पहले तुम बोलोगे कि 10:30 बजे बाद में देखा, पहले तो अभी मैं कपिल सर की क्लास ले रहा हूँ, फिर धीरे धीरे ध्यान पड़ी कि 11 बजे तक क्लास चल रही है, तो फिर बाद में थे कि 11 बजे बाद में ही जो है वो बात कर पाऊँ, या कोई जो भी मैसेज या कोई इंस्टा, कोई व्हाट्सएप है, कोई ट्विटर की भी थान देखना तो 11 बजे बाद में देखूँ। पर थोड़ा दिन बाद में जब पेपर करना सी जना, धीरे धीरे जो है 11:30 बजे तक पूग जो, जहाँ बाद में आगलो समझ जी कि इकन टेम को नहीं है वो पढ़ने लगे। फिर बाद में जो है वो बाद में थे थोड़ा दिन में वो एकदम और सही हो जो जना 12 बजे तक भी अब पूगा, जहाँ आगलो एकदम उम्मीद ही छोड़ दे कि ठीक है अब इन पढ़ने दो, वो जो है वो लाइन या तो लाइन पे आ गया है, लेकिन इस लाइन से ये हट गया है। फिर आपका ये हौसला भी नहीं रहेगा कि आप जो है वो फिर 12 बजे के बाद में भी हौसला रख लेंगे, ट्विटर चला लें, इंस्टा चला लें, थोड़ा मैसेंजर चला लें, क्योंकि फिर थोड़ा और मैं और सही हो जाऊंगा तो सुबह 7 बजे की क्लास भी होगी, तो तुम्हारी इच्छा होगी कि सुबह जल्दी भी उठना है मेरे को, तो सोते टाइम बहाना मिल जाएगा कि कपिल सर की क्लास है, पढ़ूँ पढ़ूँ पढ़ूँ, और फिर बाद में सोने को भी बालो मिल जाए कि कपिल सर की सुबह क्लास है, मैं सुबह उठ मन सोना है। ठीक है, पुराने वाले हैं उनको ये पता है, नए वालों को ये पता है नहीं। मैं पिछले 3-4 महीने से गायब हूँ, ये अलग बात है, लेकिन थोड़ा रुको, अभी जो है वो धीरे धीरे माहौल बनेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, हाँ सही समझ रहे हो तुम एकदम, है ना, आज से ही मतलब स्टार्टिंग कर दो, तैयारी कर दो तुम। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है हम माइक्रो लेवल पर इकोनॉमी का अध्ययन करें, मतलब हम अर्थव्यवस्था के किसी एक भाग का अध्ययन करें, हम अर्थव्यवस्था के किसी एक पहलू का अध्ययन करें, उसे हम जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कि एक फर्म, एक उत्पादन, एक उद्योग, इनके बारे में हम बात करें। जैसे एग्जांपल देता हूं, वस्तु की खरीदे जाने वाली मात्रा का व्यक्ति द्वारा निर्धारण, हाँ कि भी मेरा कस्टमर कितनी चीज खरीद सकता है। वस्तु की आपूर्ति द्वारा, विक्रेता द्वारा जो है वो वस्तु की आपूर्ति कैसे होगी उसका निर्धारण करना, वस्तु की कीमत कितनी रखनी है उसका निर्धारण करना, एक उत्पादक द्वारा वस्तु उत्पादन का निर्णय जो है वो न्यूनतम लागत और अधिकतम उत्पादन या अधिकतम लाभ के तहत करना, तो इससे जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो डिमांड, सप्लाई, एक फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उत्पादक, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है, मार्केटिंग, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करते हैं, लेकिन ये तो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। तो सर फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम वृहद अर्थव्यवस्था बोलते हैं, इसे सूक्ष्म अर्थव्यवस्था नहीं बोलते हैं। समष्टि इकोनॉमिक्स को हम लोग वृहद अर्थव्यवस्था बोलते हैं, जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं,
संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर लिए गए निर्णयों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण स्वरूप है जैसे सरकार की आर्थिक नीति क्या है, सरकार की मौद्रिक नीति क्या है, सरकार की राजकोषीय नीति क्या है, इन सारी चीजों पर जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे इन्फ्लेशन कितनी जा रही है, देश में बेरोजगारी की समस्या क्या है, मार्केट में जो है वो कीमत वृद्धि कितनी हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ, राजकोषीय नीति क्या है, जीडीपी कितनी है, जीएनपी कितनी है, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करते हैं। तो एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए आपको कि माइक्रो और मैक्रो क्या है। नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है माइक्रो और मैक्रो के बारे में? नाम से पता चल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि आप जो है वो एक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, एक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। आप जो है वो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था या सूक्ष्म अर्थव्यवस्था है सूक्ष्म स्तर पर देख रहे हैं कि एक उत्पादक ने क्या उत्पादन किया, एक फर्म क्या है, इन सब की चर्चा कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, जो आपके सिलेबस पूरा इसी से बनता है, इसमें हम लोग जो है इसे वृहद अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। और ये अर्थव्यवस्था जो है ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। हम देखते हैं कि इन चीजों का प्रभाव पूरे समाज पे कितना पड़ता है, तो इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। सिलेबस में आरएस पीएसआई दोनों के मैक्रो ही है। तुम्हारे सिलेबस में देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज होती है। इन्फ्लेशन सिलेबस में है क्या? बेरोजगारी सिलेबस में है क्या? गरीबी सिलेबस में है क्या तुम्हारे? बताओ मेरे को एक बार। सिलेबस में कृषि क्षेत्र है, सिलेबस में है तुम्हारे। उद्योग है, सिलेबस में है तुम्हारे। वित्तीय क्षेत्र है, सिलेबस में है तुम्हारे। मौद्रिक नीति सिलेबस में है तुम्हारे। देश की आर्थिक नीति सिलेबस में है तुम्हारे। देश की राजकोषीय नीति सिलेबस में है तुम्हारे। बजट सिलेबस में है तुम्हारे। जीडीपी सिलेबस में है तुम्हारे। राष्ट्रीय आय सिलेबस में है तुम्हारे। ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स। बस भावुक नहीं होना कि बेरोजगारी जिंदगी में भी है ना। जिंदगी में तो बहुत कुछ है। कुछ चीजें जो है वो खुशी भी देती हैं, कुछ चीजें जो है वो चिंता भी देती हैं। तो हर चीज़ को आप यहाँ तो बयान नहीं कर सकते। तो बेरोजगारी है तो इसे मिटाओ, मेहनत करो, पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, मैक्रो के अंतर्गत ही आता है, मैक्रो के अंतर्गत ही आता है ना। तो ये सारा सिलेबस में है तो पढ़ेंगे। तो अब बताओ मुझे माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्लियर एकदम पता चल गया कि हमें मैक्रो पढ़नी है। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कल को कोई पर्सन पूछ ले अगला, तुम बहुत ऐसे हेवी बात पढ़ के जाओ और वो पूछ ले अगला क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था का वह कौन सा प्रारूप है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, तो फिर वहां पता होना चाहिए मैक्रो, वहां पता होना चाहिए ना मैक्रो। अब बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था के कुछ टाइप के बारे में बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के कुछ टाइप, दो टाइप तो ये हो गए। अब उत्पादन के संसाधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। कभी कभी लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है अमेरिका की, तो कभी कभी लोग रशिया वाले बोलते हैं कि भाई समाजवादी इकोनॉमी है जी, ठीक है। कभी कभी लोग इंडिया के लिए बोलते हैं भारत में तो मिक्स इकोनॉमी। क्या है ये? पूंजीवाद, समाजवाद की इकोनॉमी है क्या? मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बोलते हैं, कभी गवर्नमेंट बेस्ड इकोनॉमी बोलते हैं, इसे मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। पता होना चाहिए ना। तो यहां सबसे पहले बेस को देखो आप। उत्पादन के संसाधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण के आधार पर, उत्पादन के संसाधनों के स्वामित्व मतलब जो आपके रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो जंगल हो, जमीन हो, चाहे जल हो, चाहे आपका कोयला हो, जो भी रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज किसके पास है और उसकी ओनरशिप किसके पास है, उसके ऊपर कंट्रोल किसका है, उसके आधार पर तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आप लाइन से ही अर्थ निकालिए। अर्थ क्या निकल रहा है कि उत्पादन के संसाधन जो हैं, प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं, उस पे कंट्रोल किसका है, उसके आधार पे तीन प्रकार की इकोनॉमी है। अगर कंट्रोल जो है वो निजी है, अगर कंट्रोल निजी क्षेत्र का है, अगर कंट्रोल निजी क्षेत्र मतलब आपका और मेरा है, तो इसे हम बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर कंट्रोल सरकार का है तो इसे हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था।
इसे क्या बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और कंट्रोल अगर निजी और सरकार दोनों का है, निजी और सरकार दोनों का है, तो इसे हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स इकोनॉमी। डरने की जरूरत नहीं है, बड़ी सरल चीज है। जायज बात है कि उत्पादन के संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। क्या जी? सरकार का कंट्रोल है, मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मोटा मोटी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है। और अगर निजी क्षेत्र का स्वामित्व है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और अगर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब बताओ भारत में, तुम बताओ। और बोर्ड जो को है वो एक कंपनी बना रहे भेजे जी की निजी कंपनी है, पढ़ा रहे आज की एक जो निजी कंपनी है, लेकिन पढ़ा ने स्कूल सरकारी भी है ना, स्वामित्व है ना, देखा तुमने। जानने थे फोर्टिस हॉस्पिटल अपन क्या जाना पड़े स्वस्थ रहे वहां पर। फॉर एग्जाम्पल दो, अगर कोई व्यक्ति जो है अगर बीमार है तो जाने के लिए वो फोर्टिस अस्पताल, साम्यवादी समाजवादी ये विचारधाराएं होती हैं। हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, कम्युनल और वहां नहीं जाना आपको। केवल आप जो टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स में मार्केट बेस्ड इकोनॉमी या गवर्नमेंट बेस्ड इकोनॉमी या मिक्स इकोनॉमी, इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। हम पॉलिटी में नहीं जाएंगे, पॉलिटी में जाएंगे तो मैं तुम्हें बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। साम्यवादी अर्थव्यवस्था तो अलग ही होती है, वो तो विचारधारा है। वो तो कहते हैं कि देखो कुछ भी है ना निजी नहीं होना चाहिए, है ना। सबको जो एक एक बीघा जमीन दे दो, संजू को 1 बीघा, संगीता को 1 बीघा, कुंदन को 1 बीघा, रितिका को 1 बीघा, मयंक को 1 बीघा, और सबको जो है वो बढ़िया एक एक टाटा नैनो दे दो, एक एक टाटा नैनो दे दी, बढ़िया बढ़िया शानदार। सबको 2 जोड़ी जो है वो बढ़िया बढ़िया जो है वो ड्रेस सिला के दे दो, वो भी पीले कलर की, सबको एकदम समान, सबको एकदम है समान जो है वो ड्रेस सिला के दे दो। आके घर डेली जो महीने को जो है 20 किलो जो है वो अनाज बेच दो, सेकेंड हाँ दिन को 2 किलो जो है वो दूध को डिसाइड कर दो। बस साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। और जो भी उत्पादन हो वो सब सरकार का है, वो सब सरकार का है, वो सब सरकार का है। तो साम्यवादी तो कहते हैं आदर्श रूप से समानता, आदर्श रूप से समानता पॉसिबल नहीं है। आदर्श रूप से समानता का मतलब तो भी आदर्श तो वोल्ट मीटर नहीं होता, एमीटर नहीं होता, आदर्श तो कोई चीज होती नहीं है ना। तो ये कहते हैं कि भाई सब कुछ सरकार का होवे और उसके बाद में जो है वो सबको थोड़ा मतलब डिसाइड कर दो, एकदम सब बराबर रहना चाहिए। ये जो है वो रशिया ने किया था, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था के जो है वो क्या लगते हैं, वो क्या बोलते हैं, हालात खराब हो गए अर्थव्यवस्था के। क्यों खराब हो गए? जब तुम्हें सबको पता ही हो कि 1 बीघा जमीन रहनी है, नैनो ही रहनी है, 2 ड्रेस ही साल की मिलनी है, 20 किलो दाने ही मिलने, 2 किलो दूध ही मिलने, तो क्यों काम करे आदमी है? क्यों, क्या दुख पावा आदमी? मनुष्य जो है वो जीवन में ज्यादा मेहनत क्यों करता है? कि उसे अधिक प्राप्त हो, वो धन का संग्रहण करे, वो विलासिता की चीजें प्राप्त करे, वो अपने परिवार को जो है वो एकदम कुशलता से रख सके। तो कोई मेहनत नहीं करेगा, और मेहनत नहीं करेगा तो रशिया की पूरी यूएसएसआर की इकोनॉमी गिर गई। तो पता चला कि साम्यवादी विचारधारा सही नहीं है, समाजवादी विचारधारा जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल के तहत इकोनॉमी चले, गवर्नमेंट के कंट्रोल के तहत इकोनॉमी चले। तो अब हम बात करते हैं, बस बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी क्या होती है, मिश्रित क्या होती है। सही बात है। हाँ कंचन जी यहाँ कौन करना, अपन यहाँ अगला कमेंट कौन करना, मतलब वे कमेंट करने हैं जो मतलब पढ़ाई से संबंधित हो, थोड़े थोड़े अच्छे हो, थोड़ा कोई मजाक भी हो सके, लेकिन एकदम ही यहाँ कौन करना आपने, है ना। हाँ मच्छरा को टेम और ऊपर से जो है येलो ड्रेस, सर ये तो क्या ही बात हुई, तो कोई जरूरी नहीं है, एक बार इधर आओ, चलते हैं आगे, है ना। अब सारी बातें समझा दूंगा ट्विंकल जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत। सर इंडियन इकोनॉमी आप दोबारा पढ़ाएंगे? बाकायदा दोबारा पढ़ाऊंगा, है ना। वो तो तुम्हें जल्दी थी, तुम्हें पढ़ना था, इसलिए मैंने पढ़वाई सर से। मैं मेरे स्टूडेंट को इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ाऊंगा, पॉलिटी में तो मजा आएगा। सर बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, दिव्या भाटी जी का पूछना है। तो दिव्या भाटी जी क्लास का रूल नंबर 1 ही यही था, जब तक मैं पढ़ा के पूरा नहीं कर दूं ना उसके बाद पूछना। तो अभी तो मैंने केवल इतना सा दिमाग में डालने की कोशिश की है कि निजी हो तो पूंजीवादी है, निजी हो तो पूंजीवादी है, सरकार का कंट्रोल हो तो समाजवादी है, और अगर दोनों साथ में हो तो मिश्रित है। अब आगे मैं बता दूंगा, तो 2 मिनट पैसेंस रखो ना आप। हाँ कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। अब थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतियोगिता को महत्व देती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतियोगिता कंपटीशन को महत्व देती है। मतलब तुम जहां चाहो अपना उद्योग धंधा लगाओ,
जहाँ जिस प्रकार का चाहो वैसा उद्योग धंधा लगाओ, कंपटीशन करो, बढ़िया गुणवत्ता का उत्पादन करो, इसमें सब कुछ अगर होता है ना तो उपभोक्ता राजा होता है। मतलब उपभोक्ता को जो चाहिए वो उत्पादन करो और उसे दो। ये जो प्रणाली होती है इसमें सारा काम जो है वो मार्केट पे डिपेंड होता है। किस पे? बाजार पे डिपेंड होता है। मतलब उपभोक्ता को किस प्रकार की वस्तु चाहिए, किस कीमत पे चाहिए, किस गुणवत्ता की चाहिए, तो इसे हम बाजार आधारित अर्थव्यवस्था कह देते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं? बाजार आधारित अर्थव्यवस्था कह देते हैं कि उपभोक्ता को कैसी वस्तु चाहिए, किस कीमत पे चाहिए, किस गुणवत्ता की चाहिए, तो उपभोक्ता कीमत प्रणाली, लाभ के उद्देश्य, बाजार के माध्यम से संसाधनों के आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई मार्केट की प्राइस है ना वो भी कस्टमर के अनुसार डिसाइड होती है, ठीक है। लाभ कितना कमाना है ये भी कस्टमर के अनुसार। तो इसलिए इसे मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं। उत्पादन एवं वितरण में सरकार की भूमिका एकदम न्यूनतम होती है। सरकार की भूमिका एकदम न्यूनतम होती है, इसलिए इसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यूएसए, यूके, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, इनमें यही अर्थव्यवस्था है। विकसित देश, पश्चिमी देश। आई बात? आई क्या बात? हाँ, पूरी इकोनॉमी राधा जी। हाँ हाँ, जरूर संजना जी, जरूर। पर पहले एक बार ये पढ़ लो। 36 मिनट हो गए, मैं 15 1 मिनट और पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा ये टॉपिक कंप्लीट कर लो, बेसिक। हाँ, तो उत्पादन एवं वितरण में सरकार की भूमिका एकदम कम हो, जो है वो मार्केट पे बेस्ड है। उपभोक्ता को क्या चाहिए, उसकी क्या मांग है, उसके अनुरूप उत्पादन करो, वितरण करो, कीमत का निर्धारण करो, जो सब कुछ है वो मार्केट पे। मार्केट को भी जो ज्यादा प्याज चाहिए तो प्याज के भाव बढ़ जाएंगे, मार्केट को भी आम ज्यादा खाने तो आम के भाव बढ़ जाएंगे। कोविड के टाइम में मार्केट को जो है वो क्या क्या चाहिए था, उन चीज़ों के भाव बढ़ गए। मार्केट को जो है वो दोस्तों दवाइयाँ चाहिए तो उनके भाव बढ़ जाते हैं। मार्केट में भी इस चीज़ की डिमांड है तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। सिंपल चीज, उपभोक्ता राजा होता है। उपभोक्ता राजा होता है, ये थोड़ा समझ में नहीं क्यों नहीं। उपभोक्ता राजा होता है, सब कुछ डिसाइड कंज्यूमर के अनुसार होता है। सब कुछ डिसाइड कंज्यूमर के अनुसार होता है। हाँ, जो चीज चाहिए ना, प्रोडक्ट है, जैसे आज कोचिंग इंडस्ट्री में स्टूडेंट ही राजा है भाई, नहीं है क्या? तुम बताओ, है या नहीं है? भाई जिसको जिस प्रकार का जो है वो मतलब क्वालिटी अगला देगा, बच्चे जिसको चाहेंगे, बच्चे जिसका फीडबैक अच्छा देंगे, वही संस्थान चलेगी ना, वही संस्थान चलेगी। ऐसा थोड़ी है कि इंस्टीट्यूट जैसा चाहे कोर्स बना दे, जैसा चाहे पढ़ाए और जैसा चाहे जो है वो काम करे, लेकिन जो है वो इंस्टीट्यूट के अनुसार चलेगा ना। ना, इंस्टीट्यूट केवल और केवल नीतियां बना सकता है कि तुम्हारी ये क्लास लगी, ये क्लास लगी, चाहना, उसका फीडबैक, उसका प्रचार, माउथ पब्लिसिटी, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मैं तो केवल पढ़ा सकता हूँ, तुम्हें जाके बताओगे ना। उपभोक्ता राजा है, तुम सब लोग राजा हो, हम तो प्रजा हैं भाई। तुम ही जाके बताओगे ना कि विक्रम बैच स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छे से क्लासेस चल रही है, बहुत बढ़िया काम है। हाँ, बहुत बढ़िया, दिव्या जी ने बहुत सही बात। तो बताना तो तुम लोगों को ही पड़ेगा ना। बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग? इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है तुम लोगों को? हाँ, और एक चीज और बता देता हूँ तुम लोगों को, आज जिस जोश में तुम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट किया ना, ये जोश बना रहता है ना तभी सिलेक्शन होता है। जीवन में हर आदमी हर काम को बहुत सही तरीके से करना चाहता है, और शुरुआत तो बहुत ही सही तरीके से करता है हर काम की। चाहे वो नई कॉपी डालना हो, चाहे नए पेन से सुंदर सुंदर लिखना हो, चाहे कोई भी काम हो भले, वो बहुत सरलता से, बहुत सटीकता से करता है। लेकिन इस पूरे संसार में 1% लोग हैं उतने ही धैर्य, सटीकता, सरलता और निरंतरता से उस काम को पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। ये हमेशा याद रख लेना। केवल और केवल जो है ना, तो उस 1% में आना है तभी सिलेक्शन होना है। हर काम देखो, ताजा ताजा आदमी पढ़ रहे हैं, बहुत जोश में पढ़ रहा है स्टार्टिंग में 5 7 दिन, वो बिसी सी बात है। ताजा ताजा आप आईपीएल को पहलो मैच देखे जो कत्ता जोश में, फिर आजकल आप धीरे धीरे कम हो गया। तो वो क्या कारण है? आप में कंटिन्यूटी नहीं है। ताजा ताजा आदमी को मैसेज भी करें तो पहले बहुत मतलब जो है ना, एक जब भी सिंपल बेसिक चीज है ये, बहुत मतलब स्पीड होती है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो कमिटमेंट कम हो जाता है। कमिटमेंट ना रिश्तों में कम होना चाहिए, ना कमिटमेंट जो है वो पढ़ाई में कम होना चाहिए, ना जीवन में कम होना चाहिए, ना अपने माँ बाप के सपनों के लिए कम होना चाहिए। सिलेक्शन चाहिए तो आज जितना चाव है ना उतना अंतिम क्लास तक होना चाहिए, तभी मजा है।
सही बात है। हाँ, पूरी क्लास लगाई है साइंस की, बहुत बढ़िया भाई। तो देखते हैं लास्ट तक कौन कौन रहेगा। सीकर बे जिंदाबाद, धन्यवाद सरिता जी, धन्यवाद। लास्ट तक कौन कौन रहेगा। ज्यादा क्लासें आपके लिए ही चलती हैं, क्योंकि अभी आप जितना पढ़ लेंगे उतना अच्छा है। आप कल को ये नहीं बोलेंगे सर जो सिलेबस पूरा नहीं हुआ। अब बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था सामूहिक स्वामित्व, सामाजिक हित, आर्थिक नियोजन, इन पर ध्यान देता है। ये केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के जितने भी संसाधन हैं उस पर सरकार का कंट्रोल रहता है। उस पर क्या रहता है, सरकार का कंट्रोल। ये क्या हो गई आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये क्या हो गई आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें निजी संपत्ति का अधिकार ही समाप्त हो जाता है। जो सब कुछ है वो समाज का है और समाज के कल्याण के लिए है। जो सब कुछ है वो क्या समाज का है और समाज के कल्याण का है, ये याद रख लेना। और ये क्यों बनाई जाती है, ताकि देश में सब बराबर हो, समान हो। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, गवर्नमेंट बेस्ड सरकार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और इस अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य होता है वो एक ही उद्देश्य है, समाज का कल्याण करना। जितने भी उत्पादन की वस्तुएं हैं वो सारी सरकार की हैं। हमारे यहाँ तो आधी आधी हैं, जैसे बीपीसीएल एचपीसीएल सरकार का है, लेकिन रिलायंस का भी तो पेट्रोल पंप है ना। बीएसएनएल सरकार का है, पर एयरटेल जियो भी तुम्हारे पास है। तो हमारे पास तो जो है वो सरकारी और निजी दोनों है, लेकिन यहां सब कुछ हमारे पास तो एलआईसी सरकार की है तो निजी कंपनी भी है, एसबीआई सरकार का है तो एचडीएफसी निजी भी है। तो हमारे पास तो बैलेंस किया गया, हमने तो मिक्स इकोनॉमी बैलेंस किया है। लेकिन जो गवर्नमेंट बेस्ड इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, वो सब कुछ समाज के कल्याण के लिए ही होती है। उनमें सब कुछ केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, सरकार के पास ही सब कुछ होता है। सरकार का उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना। निजी संपत्ति यहां कुछ होती ही नहीं है। इन सब का उद्देश्य क्या है, आर्थिक असमानता को कम करना। रूस, चीन, पूर्वी यूरोप के कई देश हैं, उनमें यह अर्थव्यवस्था है, उसमें यह अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब आए अपनी मिक्स इकोनॉमी पे आ जाएं। अब अपनी मिक्स इकोनॉमी पे आ जाएं क्या, बताओ। मिक्स इकोनॉमी पे आ जाएं, आ जाएं तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मिक्स इकोनॉमी अपने वाली पढ़ते हैं भाई। चलो तो मिक्स, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। हाँ ना, ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन बेसिक एग्जांपल यही है। अब इन्होंने क्या राजनीतिक रूप से तो साम्यवाद अपना लिया और औद्योगिक रूप से पूंजीवाद अपना लिया। मतलब कंपनियां भी चलने दो, पर सरकार जो है वैसे ही काम कर रही है। सर मेरी एक क्वेरी है, उसका निदान करें। पूछो जी, मैंने तो कहा था 15 मिनट रुक जाओ तो थोड़े इकोनॉमिक्स के टाइप पढ़ लें, उसके बाद पूछ लेना। क्लास नहीं चल रही, एकदम सही चल रही है, एकदम स्पीड से। सर ये नोट्स एनसीईआरटी जैसे हैं, स्कूल में पढ़ते थे जैसे, हाँ तो वैसे ही पढ़ना है मेरे को, ताकि तुम्हारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन गलत नहीं हो। अगला कल को यही प्रश्न पूछ रहे, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना, सामाजिक कल्याण। 4 ऑप्शन देते तो वहां आदमी सामाजिक कल्याण लिख तो आए। क्लास सही चल रही है, लास्ट में पूछ लोगे पक्की बात। चलो तो फिर चलते हैं। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, करो सुरेख पहले, चलो 2-4 मिनट पूछ लो तुम्हें, पहले मैं करवा टॉपिक पूरा कर दूं, बाद में कर लेना बात, डटते ही नहीं हो। हाँ, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में, जब तक आप मेरी क्लास में हो तब तक आप मेरे साथ फ्रेंडली हो, फैमिलियर हो। आपको कभी नहीं लगेगा कि आप किसी सिलेक्टेड से पढ़ रहे हो, आप किसी इंसान से ऐसे से पढ़ रहे हो, कुछ नहीं। आपको मैं एकदम मतलब आप बड़े भाई की तरह आपको सारी चीज़ों में सहयोग करूँगा, ठीक है। और आपका हक भी है हर चीज़ पूछने का। लेकिन जब मैं बड़े भाई के रूप में एकदम पूरा सहयोग करूँगा तो मैं कदे कदे जो है वो फीत भी उतारूँगा। फीत उतारना समझो, कदे कदे भी छोटो भाई कोई नादान हुए, कोई छोटी बहन नादान हुए तो बिन थोड़ा डांटनो भी पड़े। तो वो थारो एक परिवार है, तो थाने इं कौन सोचना कि हमारी बेइज्जती होगी, मन गुरुजी इं कह दियो, मन गुरुजी इं कह दियो, मन गुरुजी इं कह दियो, है। हाँ मेरा अधिकार है भाई। भाई जब तुम अपना अधिकार रखते हो कि हम सर से सब कुछ भी पूछ सकते हैं,
जनरली तो लोग जो है वो, पहले हमारे ज़माने में तो ये होता है सिलेक्टेड से मिलकर आए, बात कर लें, यही बड़ी बात होती थी। अब तो आपके लिए इतनी सहूलियत है कि आप डेली 2-3 सिलेक्टेड से मिल रहे हो बूस्टर एकेडमी पे, तो आपको कहीं सिलेक्टेड से मिलने की जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कभी कभी तुम लोगों का नंबर भी लग सकता है, तो उसके लिए भी मेंटली तैयार रहें। और इसके लिए मैंने एक सहूलियत कर दी है कि तुम लोगों को एक दूसरे के कमेंट नहीं दिखेंगे। तो अब किसी की, जैसे मैं लोग किसी को मैं कुछ कहूँ भी तो बुरा नहीं लगेगा तुम लोगों के, अपनी बात अपने बीच में घर में ही। और तुम्हें कब, अब जैसे पीयूष को क्या मतलब कुंदन से, और गगन को क्या मतलब कुंदन से, क्या मतलब, तो अभी मतलब कुछ थोड़ा बहुत अगर मैं कभी कुछ कह दूं तो बुरा भी नहीं मानना है ना, नहीं मानोगे? हाँ, तो समझा रहा हूं तो कभी कभी कहना ही पड़ता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद एवं पूंजीवाद के अच्छे गुणों को ले लिया गया है। समाजवाद एवं पूंजीवाद के अच्छे गुणों को और विशेषताओं को शामिल कर लिया गया। इस अर्थव्यवस्था में समाजवाद की तरफ से सरकार और पूंजीवाद की तरफ से निजी क्षेत्र दोनों को ले लिया गया है। उदाहरण के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयां होंगी, निजी स्वामित्व भी होगा, लेकिन सरकार लाइसेंस देगी, सरकार नीति बनाएगी, सरकार मौद्रिक नीति बनाएगी, सरकार राजकोषीय नीति बनाएगी, सरकार ई व्हीकल नीति बनाएगी। इसे हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि सरकार भी होगी और निजी क्षेत्र भी होगा, सरकार भी होगा और निजी क्षेत्र भी होगी। तो अब दोस्तों जो है वो आप निजी क्षेत्र के रूप में मान लीजिए कि आपका टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, जैसे दूर संचार क्षेत्र है, तो ठीक है मोबाइल का टावर लगाओ, सो क्यों कराओ, लेकिन सरकारी कंपनी बीएसएनएल भी है, एयरटेल भी है, जियो भी है, पर कानून लागू होंगे सरकार के, कानून लागू सरकार के होंगे, नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। निजी क्षेत्र भी है, कोई समस्या नहीं, जियो वालों भी करो, एयरटेल वाले भी चलाओ, लेकिन ट्राई के अनुसार चलना पड़ेगा। मान लो कि बैंक है, तो बैंक प्राइवेट भी खोल सकता है, सरकारी भी खोल सकता है, लेकिन आरबीआई के अनुसार चलना पड़ेगा। किसके अनुसार चलना पड़ेगा भाई? आरबीआई के अनुसार चलना पड़ेगा। किसके अनुसार चलना पड़ेगा? आरबीआई के अनुसार चलना पड़ेगा। फिर एग्जाम्पल देते हैं आगे कि जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो बीमा कंपनी कोई भी खोल सकता है, सरकारी भी हो सकती है, निजी भी हो सकती है, लेकिन इरडा के अनुसार चलना पड़ेगा, मतलब सरकार के अनुसार चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। मान लो कि आपके यहाँ पे जो है वो कोई भी जो है वो फैक्ट्री लगा सकता है, कोई भी जो है वो उद्योग स्थापना करके कार बना सकता है, लेकिन व्हीकल पॉलिसी की पालना करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना, ये व्हीकल पॉलिसी की पालना करनी पड़ेगी। स्कूल तुम सरकारी भी खोल सकते हो, निजी भी खोल सकता है, सरकार सरकारी भी खोलती है, लेकिन जो है वो दोस्तों जो है आपके शिक्षा विभाग की बातें तो माननी पड़ेंगी। तुम ये बोलो ना मैं तो बोर्ड को पेपर कौन दे रहा, मैं तो हमारा पेपर खुद ही बनाओ, यहाँ कौन चल है, यहाँ कौन चल है? पेपर तो 10वीं बोर्ड को प्राइवेट वाला ने भी देना पड़सी, सरकार ने भी देना पड़सी, है ना, सरकारी वाला ने भी देना पड़सी, वो है ना शिक्षा विभाग है। हाँ, कोई बोले मैं तो हमारे मेडिकल कॉलेज में यही एडमिशन ले ले ना, मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति है, पर एडमिशन तानी नीट को पेपर देना पड़सी, एडमिशन तानी नीट को पेपर देना पड़सी। तो ये हो गया आपका मिक्स इकोनॉमी। इससे सरल एग्जाम्पल बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? हाँ, इससे सरल एग्जाम्पल है, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं तुम ही बताओ मुझे। इससे सरल एग्जाम्पल कोई हो सकता है क्या कि मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों होंगे, और गवर्नमेंट सेक्टर के निर्देशन के अंदर, सरकार के निर्देशन के अंदर सरकार लाइसेंस, पॉलिसी, नीति निर्माण सब कुछ सरकार करेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर संचालित करता रहेगा। तो सरकार का नियंत्रण जो होगा वो निर्देशात्मक नियंत्रण होगा, कि सरकार का रोल मार्गदर्शक का होगा, सरकार का रोल गाइड करने वाले का होगा, सरकार का रोल जो है कुछ गलत करने वाले को रोकने का होगा और सही करने वाले को बढ़ाने का होगा, है ना। नहीं तो सरकार क्या सुई से लेकर चील गाड़ी तक सब कुछ सरकार बना दे, सुई से लेकर प्लेन तक क्या सरकार बना दे? फिर तो सरकार बावड़ी हो जाए, क्या क्या बनाए भाई, सब कुछ थोड़ी बन सकता है। तो निजी स्वामित्व तो होगा लेकिन नियमों के तहत होगा, मतलब प्लॉट तो तुम्हारा होगा लेकिन रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, प्लॉट तो तुम्हारा होगा लेकिन रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। इनकम तो तुम करोगे लेकिन जीएसटी भी भरना पड़ेगा। होटल तुम्हारा होगा लेकिन जीएसटी तो तुम्हें देना पड़ेगा। आयकर, इनकम तुम्हारी होगी लेकिन आयकर तो देना पड़ेगा। आई बात समझ में? आयो थोड़ी थोड़ी दिमाग में कहानी समझ में है। तो इसमें व्यक्ति अपना व्यवसाय, अपना उपभोग, आय को अधिकतम करने के लिए आर्थिक क्रियाएं कर सकता है, वो स्वतंत्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जन सामान्य तथा समाज के कमजोर वर्गों को भी सरकार जो है वो सहारा देती है। याद रखें, उदाहरण के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों हैं, निजी और सरकारी क्षेत्र
दोनों है। क्यों अपनाया भाई अपन ने? क्या जरूरत पड़ रही थी? अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही अपना लेते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था ही अपना लेते हैं। क्यों अपनाई अपन ने मिश्रित अर्थव्यवस्था? बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में। क्या जरूरत पड़ी कि हम लोगों ने जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बजाय मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई? क्यों अपनाई बताओ भाई? दिख रहे हैं हनुमान जी? दिख रहे हैं? हाँ देखो एक बार पढ़ो आप, लास्ट में सारे डाउट क्लियर हो जाए। आप एग्जाम्पल बताएं। आप अब आप जो है वो एग्जाम्पल बताएं, क्यों अपनाया आपने? क्या आवश्यकता पड़ी? थोड़ा सोचो, आ रहे पीएसआई के स्टूडेंट हो, क्या कारण है आपने अपनाया? नेहरू जी का झुकाव सोशल इकोनॉमी की तरफ था, ठीक है। हमारे संविधान में भी सामाजिक न्याय की बात है, तो सोशल इकोनॉमी की बात है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, वाह वाह बहुत बड़ी बात, ये बहुत तगड़ा है, ये तो इतना गजब उत्तर है, मतलब क्या ही पूछे बात, मजा आ जाए आदमी। ऐसा उत्तर है ये ऐसा पॉइंट है कहीं भी, डेमोक्रेसी बचाने, कुछ ठीक लिखो। डेमोक्रेसी क्या मतलब है? क्या मतलब है? अमेरिका में डेमोक्रेसी नहीं है? संतुलन बनाए रखने के लिए, वीक सेक्शन को जो है वो, वीकर सेक्शन का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, ओके, निजी कंपनियां ज़्यादा हावी ना हो जाएं, पिछड़ों के उठाने के लिए, सही बात है, अधिक डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दोनों के हित अच्छे हो। एक वो अभी मेंस की आंसर राइटिंग चल रही है, तो हाँ क्या बोलते हैं, मेंस वालों में एक एक दिन में कॉपी चेक कर रहा था, तो एक क्वेश्चन था, हाँ क्या प्रश्न था कि फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका है? ठीक है, पहले भी डिस्कस किया था, बुरा नहीं लग जाए, पर अच्छा, मतलब मेरे अच्छा लगा, कभी भी मेरे को इसे याद आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या लिखा वहां पे उत्तर में, क्या लिखा हुआ था कि फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं हाँ जायज बात है। लिखा गलत, क्या लिखा अगले ने? नहीं लिखा ना गलत, ये वैसे ही होगा जैसे हम इंजीनियरिंग में लिखा करते थे कि जावा इज वेरी इंपॉर्टेंट, जावा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस नीड्स जावा। अब ना पता जावा का, ना पता कंप्यूटर साइंस का, बस ठीक है लिखना है। तो ठीक ठीक बातें करो, थोड़ा थोड़ा समझो इसको कि भाई क्यों हर चीज़ में ऐसे बिना मतलब के कमेंट में मत डालो। हमारा देश जो है वो सामाजिक न्याय भी चाहता था, क्योंकि आर्थिक असमानताएं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम ब्रिटिश काल में उनके उपनिवेश थे, तो उन्होंने हमें सिखाई थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उन्होंने हमें क्या सिखाई थी? उत्पादन करो, कमाओ, उत्पादन करो, वितरण करो, कमाओ, जायज बात है। तो अब आप लोगों को ये याद रखना है कि औपनिवेशिक काल में हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की गुण ले चुकी थी, और साथ के साथ हमारे देश में इतनी असमानताएं थी कि हमें जो है वो सामाजिक अर्थव्यवस्था के भी गुण लेने थे, तो इसलिए हमने दोनों का मिक्सअप बनाया। दूसरा कारण, सरकार के पास केवल इतना पैसा नहीं था कि सरकार हर चीज की फैक्ट्री लगा सके, तो सरकार को जो है अपने मुख्य मुख्य क्षेत्र पकड़ने थे जिनमें सरकार काम करती रहे और साथ में निजी क्षेत्र भी काम करता रहे। फिर उसके बाद में तीसरा कारण, निजी क्षेत्र के पास होता है धन, और धन के साथ होती है तकनीक, तकनीक के साथ होती है नवाचार। क्या होता है दोस्तों? नवाचार होता है ना निजी क्षेत्र के पास। प्राइवेट सेक्टर हमेशा यही करता है, प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, कोचिंग इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी जो है वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो, चाहे प्राइवेट बैंक्स हो, वो हमेशा एक कदम आगे चलते हैं ना। प्राइवेट बैंक में जाए कहते हैं अति सेवा करा जी, को जमाई की सेवा करे, आओ साहब बैठो, चाय पियो, रोटी खाओ, कहीं करो, मैं तो जुमारी कर दो, और तो ऐसे की है कोई बात इतनी, मतलब कितना, मतलब जो है वो लोग वो जो है वो ग्राहक संतुष्टि की बात करते हैं, वो नवाचार की बात करते हैं, वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ये जितने भी नवाचार होते हैं ये साइंस के, तो देखो आप लोग, तो ये आप लोग हमेशा याद रखें कि हमें निजी क्षेत्र का पैसा भी चाहिए था ताकि हमारा डेवलपमेंट ग्रोथ अच्छी हो सके, हमें निजी क्षेत्र की टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी, हमें निजी क्षेत्र के इनोवेशन भी चाहिए थे, इसलिए हमने जो है वो दोनों अपनाए। उसके बाद में चौथा कारण ये था कि हम केवल जो है वो निजी क्षेत्र भी नहीं अपना सकते, केवल जो है हम सरकारी क्षेत्र भी अपना नहीं सकते, क्योंकि इससे जो है वो ये हो सकता है कि केवल सरकारी क्षेत्र अपनाएं तो सबकी मांग पूरी नहीं हो सकती, और केवल निजी क्षेत्र अपना लें
तो फिर बाद में कंपनियां जो है वो हमारे यहाँ एकाधिकार ले आएंगी, मोनोपोली ले आएगी, फिर कस्टमर का जो है वो क्या हो सकता है, अत्याचार भी हो सकता है। तो ये भी एक कारण था। फिर पांचवा कारण ये था कि सरकार को जो है वो एक मिक्स इकोनॉमी इसलिए अपनानी थी कि वंचित वर्ग का कल्याण भी सुनिश्चित हो सके, वंचित वर्ग का कल्याण भी सुनिश्चित हो सके। तो देखो क्या कारण थे, सरकार के पास पूंजी और संसाधनों का अभाव था, तो गवर्नमेंट सब कुछ खुद नहीं बना सकती थी, निजी क्षेत्र के पास पूंजी और तकनीक थी। और राज्य क्या सब कुछ करेगा क्या, सुई भी राज्य बनाए, एयरप्लेन भी राज्य बनाए। तो सरकार अपने भार में जो है वो कमी लाने के लिए, सरकार अपने भार में कमी लाने के लिए भी सरकार ने कहा सब करो काम, ध्यान में रख रहा हूं तुम्हारा। फिर वह आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र आएगा तो ज्यादा रोजगार बनेंगे, निजी क्षेत्र में जो है वो रोजगार बनेंगे तो दोस्तों गरीबी खत्म होगी। तो इसलिए हमने अपनाया। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अगर बने रहना है और साथ के साथ हमारे वंचित वर्ग के लोगों का उत्थान करना है, इसलिए मिक्स इकोनॉमी जरूरी थी, इसलिए मिक्स इकोनॉमी जरूरी थी। दिमाग में एकदम फिट बैठ गया, बताओ भी, दिमाग में एकदम फिट बैठ गया, श्योर? तो कंपैरेटिवली पढ़ें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है लाभ ही कमा लें, लाभ कमा लें, लाभ कमा लें। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है समाज का हित, केंद्रीय नियोजन, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है वो क्या उद्देश्य होता है दोस्तों, क्या होता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करें, दोनों मिलकर काम करें, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता राज्य है भाई, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित की बात होती है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का थोड़ा नियंत्रण होता है। और सरकार कौन सी भूमिका में रहता है, मार्गदर्शक की भूमिका में सरकार जो है वो रहती है, ठीक है। उसके अगर हम लोग बात करें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्तराधिकारी नियम भी है कि भी इनकी ये इंडस्ट्री है, उसके आगे वाला इस इंडस्ट्री को चला रहा है, उससे आगे वाला इस इंडस्ट्री को चला रहा है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन भी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन भी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष का अभाव है, लड़ाई नहीं है, ना कोई गरीब ना कोई अमीर, ना कोई गरीब ना कोई अमीर। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि जब ना कोई गरीब बन सकता, ना ही कोई आदमी बहुत ज्यादा अमीर बन सकता, तो कंपटीशन भी नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष का अभाव है, क्योंकि वर्ग बने ही नहीं ना, सब बराबर है, और सब बराबर है तो कंपटीशन नहीं है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक प्लानिंग है, सब कुछ प्लानिंग से होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक सहायता भी है, कैसे बताओ, 2 रुपए में चावल, 3 रुपए में जो है वो दोस्तों, 3 रुपए में चावल, 2 में गेहूं, 1 में मोटा अनाज। पीडीएस के माध्यम से हम आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं, चिरंजीवी बीमा योजना के माध्यम से हम बीमा में भी सहायता दे रहे, बैंकिंग में सहायता दे रहे, अटल पेंशन योजना में सहायता दे रहे, मातृ वंदना योजना के माध्यम से हम जो है वो प्रसव पे सहायता दे रहे महिलाओं को, ठीक है। शिक्षा, सरकारी स्कूलों से हम शिक्षा में सहायता दे रहे, सरकारी हॉस्पिटलों से हम स्वास्थ्य में सहायता दे रहे, ठीक है। यहां कीमत जो डिसाइड करता है वो उपभोक्ता करता है, यहां कीमत जो डिसाइड होती है वो सरकार करती है, यहां कीमत जो है वो दोनों मिलजुल कर। तो ये बेसिक बताओ किस किस को समझ में आया, ये बेसिक जो 3 टाइप बताए मैं, अब दिमाग में ऐसे इकोनॉमिक्स की थोड़ी रूपरेखा बनी, दिमाग में थोड़ी बहुत जो है वो दिमाग में बैठ गया, चौकड़ी मार के दिमाग में बैठ गया सर, बहुत बढ़िया, गजब। पक्का श्योर, दिमाग में बैठ गया, दिमाग में बैठ गया। तब कल मिलते हैं शाम को 9:30 बजे। धीरे धीरे आ रहा है समझ में, बढ़िया है, तो समझ में आ रहा है। तो कल शाम को 9:30 बजे मिलते हैं, पर 8 बजे यूट्यूब पे मिलते हैं। और आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ जो है वो एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि अपने साथ वालों को जरूर बताएं कि विक्रम बैच स्टार्ट हो चुका है, आप बहुत बेहतर तरीके से घर बैठे पढ़ सकते हैं। हमारा पढ़ाया हुआ, हाँ, यही पीडीएफ मिलेगी आपको, यही पीडीएफ मिलेगी। कल मैं पूरे करेक्शन करके 4 दिन की जो क्लास होगी उनकी पीडीएफ एक साथ दे दूंगा। तो आप लोगों से बस इतना सा विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है वो अपने साथ वालों को 5 मिनट टाइम निकाल के, क्योंकि नया इंस्टीट्यूट है, सब लाइव पढ़ा रहे हैं, बेस्ट फैकल्टी आपसे पढ़वा रहा हूँ, सिलेक्टेड लोगों से पढ़वा रहा हूँ, मार्केट की सबसे महंगी फैकल्टी को लाके पढ़वा रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट में से बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करवा रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी में दोबारा से आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो मेरा बस आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि आप 5 मिनट समय निकाल के अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अगर आपका अपनत्व है तो एक मन से होना चाहिए कि सर एक एडमिशन मैं करवाऊंगा।
अगर हम सब लोग ये करेंगे तभी जाके सुनिश्चित हो पाएगा। ठीक है, तो और आप जो भी स्टूडेंट ये करे फिर वो टेक्निकल टीम को बता दे कि मैंने जो वो करवा दिया है, कपिल सर को मेरे नंबर दे देना। ठीक है, तो मैं बात कर लूँगा। आप लोगों से जुड़ाव है, आपका भी जुड़ाव इंस्टीट्यूट के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम एक नए इंस्टीट्यूट हैं। तो अब इस कंडीशन के अंदर अपन को बहुत बड़े सोशल मीडिया ऐड, बहुत बड़े जो है वो अखबार में ऐड, होर्डिंग्स ये नहीं कर सकते। मैं पढ़ा सकता हूँ और आप बता सकते हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ और आप बता सकते हैं। तो अगर आप संतुष्ट हैं, अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और आप भलाई करेंगे, किसी के लाख रुपए बचाएंगे, जयपुर नहीं जाना पड़े उससे बढ़िया घर बैठे पढ़ें। और खास कर जो हमारी बहनें हैं उनके लिए तो कितना बढ़िया है, गांव में बैठे आराम से पढ़ो है, और गांव में लाइब्रेरी होगी, वहां पढ़ो, और गांव से जब बाहर से निकलेगा ना तब मजा आएगा। ठीक है, तो डेली क्लास होगी 8 बजे यूट्यूब पे, 9:30 बजे ऐप पे। तैयार हो? कल मिलते हैं भाई। ठीक है, और कल की क्लास में आते पहले पूछूंगा तुम्हारे डाउट या कोई समस्या है वो पूछूंगा, बात करेंगे। ठीक है, तो बताएं अपने साथ वालों को, और मिलते हैं कल शाम को 8 बजे, है ना। थैंक यू। हमारे बेस से आरटीएस है, तहसीलदार है, उन्होंने बताया आपको, बहुत बढ़िया। पीएसआई के लिए हिंदी की क्लासेस पहले इसको कवर करते हैं, और उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट मंथ हिंदी की क्लास वापस करवा देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पहले आरएस प्री वाला पूरा सिलेबस, मतलब जीके वाला पोर्शन कर लो, हिंदी की वापस से स्टार्ट करवा देंगे। धन्यवाद। टेंशन क्यों ले रहे हो, अगले महीने ही करवा दूंगा, पर इतनी क्लासेस चल रही हैं, इनको कैसे एडजस्ट करवाऊँ। तो पहले ये सब्जेक्ट, एक कोई सब्जेक्ट पूरा होते ही लगवा दूंगा, ज्योग्राफी पूरे होते ही लगवा दूंगा। A4 साइज में पीडीएफ मिल जाएगी। गुड नाइट, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। ठीक है, थैंक यू भाई।